हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर की। आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये ऐसे गोल्डन रूल्स हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक बार आप इन रूल्स को समझ गए, ये जो 100 रूल्स मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सिखाएंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या ग्रामेटिकल पार्ट, कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या यूज़ होता है। तो अगर आप लोग ये अच्छे से सीख जाते हो तो ये आपको ओवरऑल थ्रू आउट जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंटर लेवल हो, आपको जहाँ पर इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है, वहाँ पर ये रूल्स जो हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जब भी मेरी क्लास, आप लोगों को पता है अब इसी टाइमिंग पे मेरी रोज़ क्लास आएगी, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पेन और नोटबुक साथ में रखिए। जो रूल्स मैं आपको डेली बेसिस पे करवा रही हूँ वो रूल्स आपको नोट करने हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाता है, आप लोग कुछ मेहनत नहीं करते हो, तो आप लोगों को पेन पेपर साथ में रखना है, हर एक रूल को वीडियो के साथ साथ नोट करना है। ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और जैसे मैंने बोला, ये हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अब ऐसा क्यों है कि मैं आप लोगों को अलग से रूल्स करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज क्यों नहीं करवा रही हूँ? पहला पॉइंट कि जो स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको बोरिंग लगता है ग्रामर पढ़ना, ठीक है, तो ये 100 रूल्स वो पढ़ ले, इससे बहुत सारी चीज़ें उसकी कवर हो जाएंगी ग्रामेटिकल पार्ट में से। ठीक है, दूसरा, कोई ऐसा है जिसको बेसिक लेवल से समझना है, जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता और उसको नहीं समझ में आता कि टॉपिक वाइज मैं नाउन कैसे पढ़ूँ, टॉपिक वाइज मैं वर्ब कैसे पढ़ूँ, प्रोनाउन कैसे पढ़ूँ, क्योंकि जब सब मिक्स होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, टॉपिक वाइज तो समझ में आता है। तो यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि मिक्सचर ऑफ रूल्स हम लोग कर रहे हैं, हर तरह का ग्रामेटिकल जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पेन पेपर साथ में रखिए। 100 रूल्स आप लोगों को एक सेक्शन बनाना है, नोटबुक पे अच्छे से नोट करने हैं, ताकि अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा, अच्छे से चीज़ों को याद रख पाओगे और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्टिंग विद रूल नंबर 1। ठीक है, स्टार्ट करें रूल नंबर 1 से। जो पहला रूल हम इंग्लिश ग्रामर का कर रहे हैं वो है पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म का मतलब क्या है, देखो पहले यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। पैरेललिज्म इज द यूज ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली द सेम और सिमिलर इन देयर कंस्ट्रक्शन, साउंड एंड मीनिंग। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कोई आइडियाज़, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, कोई फ्रेज यूज़ हुआ है, कोई क्लॉज यूज़ हुआ है जो सिमिलर एक्सप्रेशन दे रहा है, मतलब उसका जो यूजेज है वो या कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ही तरीके की चीज़ बता रहे हैं लेकिन अलग अलग वर्ड्स हैं। तो पैरेललिज्म रूल क्या कहता है कि उन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है एक सेंटेंस में वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल एक सेंटेंस के साथ देती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेंटेंस आप लोगों को दे दूँ, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखते हैं, he likes to read and एक सेकेंड, read books and watching movies। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिया, ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। अब यहाँ पर देखा जाए तो ही के लिए यहाँ पर दो चीज़ें की बात की गई है, दो वर्ड्स या फिर दो हम बोल सकते हैं कि चीज़ों की बात की गई है जो उसको पसंद है। पहला क्या एक्शन उसको पसंद है, बुक्स रीड करना। दूसरा क्या है, मूवीज़ वॉच करना। अब किसको पसंद है, एक ही पर्सन को। तो पैरेललिज्म रूल क्या कहता है कि जब दो वर्ड्स, दो एक्सप्रेशंस, दो आइडियाज़ सिमिलर तरीके से यूज़ हुए हैं तो वो क्या होने चाहिए, सेम लेवल के होने चाहिए, ग्रामेटिकली इक्वल होने चाहिए, उनमें पैरेललिज्म होना चाहिए। अब ग्रामेटिकली इक्वल होने का मतलब क्या है कि कैसा आप उसको वर्ब फॉर्म यूज़ कर रहे हो, कैसे उस एक्सप्रेशन को लिख रहे हो, वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक इन्फिनिटिव दिया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, टू रीड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और आगे है वॉचिंग मूवीज़। ये वॉचिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इंग्लिश में हम इसको जेरेंड भी कहते हैं, तो आप इतना छोड़ दो, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे वर्ब की अलग फॉर्म यूज़ हुई, यहाँ पे वर्ब की अलग फॉर्म यूज़ हुई, यहाँ पर तो पैरेललिज्म रूल फॉलो नहीं हुआ, जबकि ये एक ही पर्सन की जो पसंद है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको हम क्या रखेंगे, सेम लेवल पे रखेंगे, इक्वल रखेंगे, मतलब ग्रामेटिकली दोनों पार्ट्स जो हैं सेंटेंस के वो इक्वल होने चाहिए। अब इसको सही कैसे करेंगे हम सेंटेंस को, he likes reading books and watching movies।
सिंपल। अब यहाँ पे देखो तो रीड का रीडिंग हो गया है, वॉच का वॉचिंग हो गया है, दोनों पार्ट्स जो हैं वर्ब के या फिर ये दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं ये पैरेलल हैं, ग्रामेटिकली इक्वल हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हम पैरेललिज्म का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब इतना समझ में आया तो इस पर बेस्ड आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, जो बैंक के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। इफ़ देयर इज़ एनी करेक्शन इन एनीवेयर इन द सेंटेंस, तो आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पर है और कैसे सही करना है। सेंटेंस देखो क्या है, व्हाइल यू प्लेड द वीडियो गेम योर वाइफ वर वॉचिंग द क्लोथ्स। जब तुम वीडियो गेम खेल रहे थे तुम्हारी वाइफ वॉश कर रही थी क्लोथ्स को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक प्लेइंग द वीडियो गेम है ना, एक प्लेड द वीडियो गेम है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये वाला वर्ब, और दूसरा क्या है, वर वॉशिंग द क्लोथ्स। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, क्या ये पार्ट ऑफ स्पीच जो दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है ये सिमिलर है, क्योंकि दो काम एक साथ हो रहे हैं। तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, तुम्हारी वाइफ कपड़े धो रही है, वॉश कर रही है ना। तो क्या ये दोनों में पैरेललिज्म रूल फॉलो हो रहा है? नहीं, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये कौन से टेंस में है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो सिंपल पास्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रामेटिकली दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, व्हाइल यू वर प्लेइंग द वीडियो गेम योर वाइफ वर नहीं आना चाहिए, वैसे यहाँ वॉज आना चाहिए, ये करेक्शन करना में भी टाइपिंग में इशू आ गया, ठीक है। योर वाइफ वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, ये एरर में भी टाइपिंग का होगा, सही कर लेना। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, वर प्लेइंग सही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आ गया सबको पैरेललिज्म का रूल क्या होता है? मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब एक सेंटेंस में आपको एक सिंपल बात में बोलें तो एक सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वो ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में यूज़ हुआ है वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे में यूज़ हुआ है। एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे में भी फर्स्ट फॉर्म, एक में जेरेंट है तो दूसरे में भी जेरेंट, एक में सिंपल पास्ट है तो दूसरे में भी सिंपल पास्ट। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ वो सेंस बनाना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं पे भी कुछ भी चेंज कर दो, मेकिंग अ सेंस, और आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। तो सेकेंड रूल हमारा आता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस की कंटिन्यूटी करेंगे आने वाले जो आपकी ये टोटल 4 रूल हैं, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो ये जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं अभी 4 रूल्स हमें पढ़ने हैं, उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और इसको हम 0, 1, 2, 3 में क्यों पढ़ रहे हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई कंडीशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी, तो मेरा तुमसे मिलने आना एक कंडीशन पे डिपेंड कर गया, और वो कंडीशन क्या है, अगर। तो ये वाले जो सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं उन्हें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में 2 हिस्से होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है आपका इफ़ क्लॉज और एक होता है आपका मेन क्लॉज, ठीक है। इफ़ क्लॉज क्या हो गया, जहाँ पर कोई कंडीशन दी होती है, ठीक है। और मेन क्लॉज क्या हो गया, जो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी एग्जांपल लूँ, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम टू मीट यू। इफ़ यू कॉल मी आई विल कम टू मीट यू। तो जहाँ पर कंडीशन दी है इफ़ यू कॉल मी, इफ़ मतलब अगर, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ आपका, इफ़ क्लॉज। और ये जो कंडीशन डिपेंड कर रही थी, मतलब जो एक्शन था जो इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था, वो कौन सा, ये वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें 0, 1, 2, 3 रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि कैसी कंडीशन दी है, क्या सिचुएशन हमें दी है, हमने इसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टाइप, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि जो टेंस है दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में वो सेम होना चाहिए, या फिर लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। आई गेस आप लोगों को टेंसेस तो आते ही होंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर किसी को बेसिक से पढ़ना है, फॉर एग्जांपल टेंस क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको फिर से पढ़नी है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा in the description box of this video,
ठीक है। अब आप उस लिंक पे जाएंगे तो देयर इज़ अ प्लेलिस्ट जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने करा रखे हैं यूट्यूब पर ही। एज वेल एज आई हैव अ कोर्स ऑन जेके एग्जाम क्रैकर ऐप, कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स भी है वहाँ पे, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आई गेस कुछ 1 और 1.5 ईयर्स पहले वो पूरा प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया था, तो उसमें सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। तो अगर फ्रॉम बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज है तो ये 100 रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है ना। चलो हाँ, तो आ जाते हैं वापस पॉइंट के ऊपर कि टेंस जो है दोनों पार्ट्स में सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों पार्ट्स का मतलब क्या है, जो आपका इफ़ वाला पार्ट है और जो आपका मेन क्लॉज है, दोनों में कौन सा टेंस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। अब ज़ीरो कंडीशनल क्या कहता है, ज़ीरो कंडीशनल कहता है कि यहाँ पर दोनों का टेंस सेम होगा। और टेंस सेम क्यों होगा, क्योंकि ज़ीरो कंडीशनल में वो वाली कंडीशंस आती हैं जो बड़ी ऑब्वियस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पानी को गर्म करोगे तो पानी क्या होगा, उबल जाएगा, है ना, पानी उबलेगा, उबल जाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, ये होना ही होना, इट हैज़ टू हैपन, है ना। तो ये होना ही होना है। तो जो चीज़ होनी है, जिस कंडीशन पे कोई चीज़ डिपेंड करती है और वो चीज़ होनी ही होनी है, बड़ी ऑब्वियस ही है, तो उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूँ तुम बारिश में जाओगे तो तुम भीग जाओगे, इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। तुम बारिश में छाता नहीं लेके जाओगे तो भी तुम भीग जाओगे, ये भी ऑब्वियस है। तो ऐसी आउटकम्स जो बहुत ही ऑब्वियस होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल का मतलब उसका टेंस दोनों का सेम रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहती है, सिंपल प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, आपको समझ में आएगा। क्या बोला है, इफ़ यू हीट वाटर, दिस इज़ द कंडीशनल पार्ट, और ये हो गया, वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हेन यू प्रेस द बटन द डोर बेल रिंग्स। अगर बटन प्रेस करते हो तो क्या होगा, डोर बेल रिंग करेगी। तो बटन प्रेस करने पे डोर बेल रिंग की, फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, ज़ीरो कंडीशनल। तो सिंपल सी बात है, ज़ीरो कंडीशनल की कोई एक्शन का आउटकम ऑब्वियस है। प्रेस करोगे तो बेल रिंग होगी, प्रेस नहीं करोगे तो नहीं होगी। लॉक खोलोगे तो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं खोलोगे तो नहीं खुलेगा। मतलब बड़ी ऑब्वियस सी आउटकम्स जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो कंडीशनल। याद क्या रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद आती है आपकी सेकेंड टाइप, जिसे हम लोग टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, या फिर इसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या कहते हैं, या टाइप 1 क्या कहती है, कि जो अगर आपका इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबको पता है क्या हो गया, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो जो आपका मेन क्लॉज होगा, होता है वो किस में यूज़ होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, विल या शल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं ये समझ रही हूँ या ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को टेंस फॉर्मेट्स आते हैं। इफ़ नॉट तो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो कौन सा टेंस कैसे लिखा जाता है। ये चीज़ें मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 1 कंडीशनल को लिखने का तरीका। अगर इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है और ये ऑब्वियस आउटकम देने वाला सेंटेंस नहीं है तो आपका विल, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिंपल सी एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी दी थी, इफ़ यू कॉल मी आई शल मीट यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इफ़ यू कॉल मी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैं तुम्हें मिलूंगा, जो हमारा मेन सेंटेंस है, तो शल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दैट इज़ द टाइप 1 कंडीशनल। अब यहाँ पे एग्जाम पे आया हुआ बेस्ड क्वेश्चन है, इफ़ आई विन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। ये सेंटेंस है, आपको करेक्शन करना है इसका। तो देखो क्या है, इफ़ आई विन द लॉटरी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता है जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है वहाँ पे विल, शल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हमें, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे, विल बाय अ न्यू कार। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है आपका रूल नंबर 3। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 4 पे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, बड़े ऑब्वियस से सेंटेंसेस आ जाते हैं। देखो क्या है, टाइप 2 कंडीशनल, जिसे हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो आपका इफ़ क्लॉज है, अगर
जो इफ़ क्लॉज है वो किस में है, पास्ट सिंपल टेंस में है। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो जो आपका मेन क्लॉज होगा वहाँ पे आप लोग कैसे फॉर्मेट में सेंटेंस लिखोगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव होगा तो वुड नॉट, ये होगा। सेकेंड फॉर्म है तो वुड लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो विल या शैल लग जाएगा। मोस्टली हम लोग विल ही लगाते हैं, तो बस वही चीज़ बोली है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है इफ़ पास्ट सिंपल होगा तो वुड या वुड नॉट की साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब वी हैव 2 सेंटेंसेस हियर। तो क्या है, इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लिव्ड है, लिव्ड मतलब सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही है आई वुड गो आउट मोर ऑफन, ठीक है। अनदर सेंटेंस, इफ़ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, आई लिव्ड अगेन सेकेंड फॉर्म, तो वुड नॉट नीड अ कार, वुड नॉट लगा दिया लेकिन है तो वुड ही है, तो ये हो गया आपका क्या, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इफ़ आई लिव in a big city, I would buy a new car। तो अब मुझे बताओ ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है क्या ये सही है, इफ़ आई लिव इन अ न्यू सिटी आई वुड बाय अ न्यू कार। अब ये सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर वुड नहीं आना चाहिए, विल आना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होती तो वुड आता। दिस इज़ द सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। बढ़े आगे, लास्ट टाइप एंड द थर्ड कंडीशनल, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। देखो अगेन यहीं से समझा रही हूँ, अगर आपका इफ़ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब इतना पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कैसे लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो आपका मेन क्लॉज होता है वहाँ पे क्या होगा, वुड, क्योंकि पास्ट है, परफेक्ट है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये कैसे चेक करना है, आपको अपना इफ़ वाला पार्ट चेक करना है कि वहाँ पर कौन सा टेंस दिया है, अकॉर्डिंगली आपको मेन क्लॉज में चेंज करना है। आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, इफ़ वी हैड नोन यू वर सिक, अगर हमें पता होता तुम बीमार हो, वी हैड नोन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, मतलब पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है, विल विजिट, ये तो गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, वुड, वुड के आगे हैव, और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विजिटेड, वी वुड हैव विजिटेड यू इन द हॉस्पिटल। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो और ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेंटर स्टेट लेवल के, उनके प्रीवियस ईयर से उठाए गए, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में भी। समझ आ गया सबको। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 है बेस्ड ऑन एडवर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और यहाँ पर बहुत बार सेंटेंस करेक्शन जब आता है तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो रूल है एडवर्ब्स पर, और कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब्स दिए, यहाँ पर सारे एडवर्ब्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। एडवर्ब कौन कौन से दिए हैं हमें, ऑलवेज, नेवर, एवर, हार्डली, ऑफन, सेल्डम, ऐसे वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। अब इनको जनरली हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं, जैसे देखो, शी ऑलवेज कम्स लेट, है ना, यू शुड नेवर हर्ट पीपल, है ना, कभी नहीं, हमेशा। तो ये जो वर्ड्स हैं दीज आर व्हाट, एडवर्ब्स हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इनका यूज़ कैसे होता है, वो भी हमें आता है। अब बोला क्या है हमें रूल में कि अगर ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोड्यूस करें सेंटेंस को, इंट्रोड्यूस करें मतलब आपका जो सेंटेंस है वो इन वर्ड्स से शुरू होता है, तो जो सेंटेंस है उसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्टेड मतलब सेंटेंस को लिखने का जो फॉर्मेट है वो उल्टा हो जाता है अगर ऐसे वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू होता है। उल्टा हो जाता है मतलब सीधे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो जब हम सेंटेंस एक फ्रेम करते हैं तो सेंटेंस को बेसिक तरीके से लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ही, शी, इट, कोई भी नाम, इससे हमारा सेंटेंस शुरू होता है। उसके बाद आ सकता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, ये सब है ना, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। उसके बाद आ जाता है मेन वर्ब, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट,
है ना, यही होता है सेंटेंस को लिखने का तरीका। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये होता है सेंटेंस को लिखने का तरीका। अब बोलता है रूल क्या कहता है कि जब ये वाले वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, इनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हमारे सेंटेंस उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब देखो, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। उल्टा हो जाता है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। समझ आई? अगर इस किसी वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो ही पहले नहीं आएगा, पहले हैज़ आएगा और हैज़ के बाद ही आएगा। सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर देखो दो एग्जाम्पल्स। एडवर्ब कौन सा यूज़ हुआ है? सेल्डम, और सेल्डम से सेंटेंस शुरू हुआ है। अब देखो क्या बोला है, सेल्डम शी गोज़ देयर। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। सेल्डम शी गोज़ देयर, सब्जेक्ट, वर्ब और जो भी हमें लोकेशन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वर्ड शुरू हुआ, सेंटेंस शुरू हुआ सेल्डम से। सेल्डम एक एडवर्ब है तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को हटाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हमें इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना मतलब इधर जो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए वो पहले आएगा, शी के साथ डज लगता है, शी गो देयर, इस तरीके से। अभी भी समझ नहीं आया तो आई राइट वन मोर सेंटेंस। एक और सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ। हार्डली ही हैड वर्कड हार्ड। अब हार्डली का मतलब होता है कभी कभी, नहीं मुश्किल से, ठीक है, जो मुश्किल से हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हार्डली। तो हार्डली ही हैड वर्कड हार्ड। अब मैं आपको पूछूं कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूं ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हार्डली से, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। ऐसा नहीं होगा, उल्टा लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो कैसे लिखेंगे? हार्डली हैड ही वर्कड हार्ड, उल्टा लिखेंगे। हालांकि पढ़ने में हमें लगेगा ये क्या किया, ऐसा तो सेंटेंस लिखा नहीं जाता, बट जब आपका ऐसे एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सही है, ये गलत है। उसी तरीके से ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। देखो क्या लिखा है, हार्डली शीतल हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, हार्डली शीतल हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अब शीतल हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अगेन सेंटेंस तो इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं है। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हैड को पहले लाएंगे, शीतल को बाद में लाएंगे। और याद रखिएगा ये सिर्फ कब होता है? जब ऐसे वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, और हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी ऐसे वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक, तो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। ये गलत हो गया, हार्डली हैड शीतल रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। बाकी का जो सेंटेंस है वो वैसे ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6। एक सेकेंड, हमने 5 रूल पढ़ लिए। हाँ, ये 6th है, हमने 5 रूल्स पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखो और बताओ कोई एरर है यहाँ पर। सेंटेंसेस डिवाइडेड इन पर्टिकुलर 4 पार्ट्स और लास्ट में आपका नो एरर। क्या लिखा है? हार्डली शी हैड एंटर्ड द बिल्डिंग व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड कार्ड एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट शी हैड लेफ्ट हर कार डोर ओपन इन द पार्किंग लॉट और नो एरर। तो यहाँ पे तो आई गेस आपको देखते ही, सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डली वाला सेंटेंस है तो क्या एरर इसमें हो सकता है। हार्डली से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हैड पहले आएगा, शी बाद में आएगा। तो क्या लिखोगे? हार्डली हैड शी एंटर्ड द बिल्डिंग। क्लियर? सो ये हो गया आपका रूल नंबर 6 विद क्वेश्चंस कवर। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ इसीलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों को विद एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए कि हम लोग एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट रूल जो है वो भी हमारा एडवर्ब्स पे ही है। यहाँ एडवर्ब्स नहीं, सिंपल वर्ड्स याद रखो। जब ऐसे वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज़ हों जो पास्ट के टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट के टाइम एज इन कल, कल रात, परसों, ऐसा करके, येस्टरडे, अगो,
पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, कल का दिन, पुराना दिन, ऐसा करके, एगो, ये लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, शॉर्ट वाइल एगो, ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंस में दिए होते हैं, ये वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट में, तो ये पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो जो वर्ड्स पास्ट के टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, आपको याद रखना है उन वर्ड्स के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। क्या मतलब होता है, सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है। तो जब ऐसे वर्ड्स दिए हो तो सेंटेंस पढ़ो, याद रखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, कोई भी हैज़, हैव, हैड नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ होने चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल। IBPS PO 2018 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, आई हैव सीन मिस्टर मनोज इन द डाउनटाउन मैनहट्टन ऑन माई वे टू न्यूयॉर्क कैफ़े येस्टरडे। तो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो क्या है, मिस्टर मनोज को देखा था येस्टरडे। येस्टरडे वर्ड दिया है मतलब कल का दिन, पास्ट टाइम की बात की है, तो यहाँ पर हैव सीन की ज़रूरत ही नहीं है। सीन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सॉ। तो यू विल सिंपली से आई सॉ मिस्टर मनोज इन द डाउनटाउन येस्टरडे। ठीक, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। तो व्हेन यू सी दीज वर्ड्स, कीवर्ड्स एक तरह के लगा लो कि जब ऐसे वर्ड्स देखो तो हमेशा सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की, दैट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस। Let's see next rule, rule number 8, a very important one। क्या बोला है, बहुत सिंपल सा रूल है, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। क्या बोला है, हाइफिनेटेड नाउन्स डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। हाइफिनेटेड नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर दीज हाइफिनेटेड नाउन्स। क्या है ये हाइफिनेटेड नाउन्स, तो हाइफिनेटेड नाउन्स वो नाउन्स हैं, ऐसे नाउन का मतलब नाम होता है, तो ऐसे नाम जो 2 वर्ड से मिलकर बने हैं और उनके बीच में हाइफन है, हाइफन तो समझते हो ना, ऐसे डैश का साइन है, उन्हें हम बोलते हैं हाइफिनेटेड नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार 2 वर्ड से मिलकर बना और इनके बीच में हाइफन है, ये हो गया हाइफनेटेड नाउन। ठीक है, 2 ईयर ओल्ड, 2 ईयर बीच में हाइफन है, एक वर्ड जो 2 वर्ड से मिलकर बना और हाइफन है, इन्हें हम बोलते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। तो कहता है ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल नहीं होने का मतलब क्या है कि हम 5 स्टार बोलेंगे, 5 स्टार्स नहीं बोलेंगे, विल नेवर से 5 स्टार्स होटल, 2 स्टार्स होटल, 3 स्टार्स होटल, नहीं। 2 ईयर्स ओल्ड, रॉन्ग, 2 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 2 वर्ड्स जो एक शब्द को बनाती है, हाइफन है बीच में, वो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट्स, रॉन्ग, 500 रुपीज़ ये है आपका हाइफनेटेड नाउन, तो इट शुड नेवर बी इन प्लूरल फॉर्म। 100 रुपी नोट, सिंपल, ये वाला सही है। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, अ 5 years old national law in Russia is supposed to safeguard the employment rights of the people with HIV। तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ गया, रूल समझ में आ गया, 5 years नहीं होता, 5 year होता है। हाइफनेटेड नाउन्स आर नेवर इन प्लूरल फॉर्म, तो आंसर यहाँ से क्या हो गया, 5 year old national law, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूल नंबर 9 पे जाते हैं, फटाफट देखते हैं व्हाट इज़ रूल नंबर 9। टोटल 10 रूल्स मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट रूल है ईच अदर, वन अनदर। ये जो 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ईच अदर, वन अनदर, इनको हम एक्चुअल में ग्रामर में क्या बोलते हैं, इन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अगर आप ये नाम याद ना भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ईच अदर, वन अनदर, इसमें डिफरेंस क्या है और उनको कब कैसे कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। राइट, तो ईच अदर सिर्फ 2 के लिए यूज़ होता है, जब हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, 2 के बीच में, तो ईच अदर। ठीक है, हम 2 आपस में बात करें तो वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, 2 लोग बात कर रहे हैं। वन अनदर फॉर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है तो हम वन अनदर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर 5 पीपल, ठीक है, और हम सब आपस में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त मैं नहीं बोल सकती वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, उस वक्त मैं क्या बोलूँगी, वी ऑल आर टॉकिंग टू वन अनदर। 2 हैं तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा हैं तो वन अनदर, वेरी वेरी सिंपल है ना। तो वही सीधा एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। द 2 sisters शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। क्या बोला है, 2 sisters, तो 2 sisters है तो वी कैन नॉट से वन अनदर, हम क्या बोलेंगे, ईच अदर, क्योंकि 2 हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, जीनत एंड ज़हीर लव ईच अदर। अब जीनत एंड ज़हीर 2 लोग हैं, ईच अदर यूज़ हुआ, बिल्कुल सही है।
तो ईच अदर इज़ फॉर 2, वन अनदर इज़ फॉर मोर देन 2. क्लियर टू एवरीबडी? सो दिस इज़ योर रूल नंबर 9. बहुत बार जेके एसएसबी के एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है. लास्ट रूल ऑफ टुडेज क्लास, रूल नंबर 10. ये पॉइंट हम कब पढ़ते हैं या ये रूल हम कब बात करते हैं, इस तरह के वर्ड्स को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि वो उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी मदर है, ठीक है, या वो अपनी मदर की तरह ही सुंदर है, मतलब उसमें और उसकी मदर का कंपैरिजन करते हो, मैंने सिमिलैरिटी बताई या डिससिमिलैरिटी बताई, ठीक है. या तो वो उतनी सुंदर है जितनी उसकी मदर, या तो उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी मदर है. वो उतना ही अच्छा है जितना उसका, जैसे उसका भाई है, उतना अच्छा नहीं है जैसे उसका भाई है. मतलब हमने दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हुए सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी बताई, है ना. तो उस वक्त हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उस वक्त हम लोग एज, सो, एज लगाते हैं, ठीक है. जैसे मैं बोलूँ शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वो बिल्कुल वैसे ही सुंदर है जैसे उसकी मदर है. शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी मदर है. तो ये हो गया एज और सो एज. पढ़ाने का पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एज किस तरह के कंपैरिजन में लगाना है और सो एज आपको किस तरह के कंपैरिजन में लगाना है. तो यहाँ पर लिखा है कि जब हम एज डैश एज लगाते हैं, मतलब एज के बीच में क्या आ जाता है, कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है. एडजेक्टिव एज इन कोई भी क्वालिटी वर्ड आ जाता है, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, ऐसा करके कोई भी क्वालिटी वर्ड आ जाता है, ठीक है. तो एज लगाते हैं तो तब आप क्वालिटी में पॉजिटिव बोलो या कंपैरिजन में नेगेटिव बोलो. कंपैरिजन में पॉजिटिव बोलो मतलब बिल्कुल वैसा है या बिल्कुल वैसा नहीं है. नेगेटिव का मतलब नॉट लगा हो. तो हम एज दोनों केसेस में लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एज स्मार्ट एज हर सिस्टर, उतनी ही स्मार्ट है जितनी उसकी सिस्टर है. एज स्मार्ट एज. शी इज़ नॉट एज स्मार्ट एज हर सिस्टर, वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है. एज स्मार्ट एज नॉट लगा है. तो एज वाला जो केस है हम पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, नेगेटिव में भी, है तो भी, नहीं है तो भी. लेकिन जो सो एज है, जो आपका सो एज है, उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में लगाते हैं. देखो कैसे, ये वाली एग्जाम्पल मैं इरेज कर रही हूँ. She is so smart as her sister. She is not so smart as her sister. ये दो सेंटेंसेस. नाउ यू टेल मी कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, एज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लग जाता है, लेकिन जो सो एज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में लगता है. तो शी इज़ सो स्मार्ट एज हर सिस्टर, रॉन्ग. यहाँ पर हम कैसे करेक्ट करेंगे, एज स्मार्ट एज हर सिस्टर, क्योंकि पॉजिटिव में हमेशा एज आता है. और जो नेगेटिव है, शी इज़ नॉट सो स्मार्ट एज हर सिस्टर, ये सेंटेंस सही है क्योंकि नेगेटिव हो तो सो एज आ सकता है और यहाँ पर एज भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, है ना. तो ये डिफरेंस होता है एज का और सो एज का जब आप कंपैरिजन करते हैं दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में. नाउ वी हैव 4 एग्जांपल्स हियर. लेट्स सी कौन सी वाली सही है, कौन सी वाली गलत है. तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज़ एज गुड एज शी एट इंग्लिश. एज शी ऐसे ना ब्रैकेट में इज़ होता है, मतलब ये लिखा नहीं है बट ये अंडरस्टूड होता है कि एज शी उतना ही अच्छा है जितनी कि वो है, कंपैरिजन है, ठीक है. तो यहाँ पर एज सही है. ही इज़ नॉट एज गुड एज यू, नेगेटिव है, एज लगा है, सही है. ही इज़ सो गुड एज यू, पॉजिटिव है और सो एज लगा है, गलत है. पॉजिटिव सो एज नहीं यूज़ होता. ही इज़ नॉट सो गुड एज यू, नॉट सो एज सही है, नेगेटिव है तो ये सो एज सही है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास थर्ड वाला गलत हुआ, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है. सो ये थे हमारे 10 रूल्स आउट ऑफ 100. अब हमारे पास 90 रूल्स और हैं करने वाले. तो आई गेस ये जो 10 रूल मैंने आपको बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं एंड आई गेस ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे. आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, क्योंकि ये काम आने वाले हैं आपके, ठीक है ना. तो आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी पूछना होगा या कुछ सजेशन देना होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी कहना नहीं है, तो एक बार बस इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है या अच्छी लगती है एज इन आपको यूज़फुल लग रही है कि ये सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ.
और कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है एवरीबडी, अगेन जिसको फ्रॉम डेप्थ पढ़ना है, फ्रॉम डेप्थ हैज़ इन ईच टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ना है, तो देयर इज़ प्लेलिस्ट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग लिंक पे जाके वो वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर आप पर जाकर 400 और 500 के बिटवीन एक इंग्लिश का कोर्स है, ग्रामर प्लस रीडिंग स्किल्स सब कुछ है उसमें, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है एवरीबडी, तो मिलेंगे हम लोग मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।